Hello everyone, I am Ankit Kumar and I welcome you all to Education Circuit and I hope your preparation for FCAT examination would have been going on very well. Okay, और देखो जैसा कि आपको पता है एग्जाम इज वेरी क्लोज नाउ, ओनली ए फ्यू डेज आर लेफ्ट। तो ऐसे में अब आप एक ऐसे पॉइंट पर खड़े हैं कि यदि आपने एक छोटी सी भी मिस्टेक करी तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। ओके, आपकी एक छोटी सी मिस्टेक ब्लंडर मिस्टेक बन जाएगी जो कि आपके अनसक्सेस यानी कि फेलियर का कारण बनेगी। ओके, जैसे कि एक ट्रैक में थोड़ा सा चेंज करने से एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर चली जाती है, उसका पूरा ट्रैक बदल जाता है। इन द सेम वे यदि आपने थोड़ी सी गलती कर दी तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। राइट, आप बेसिकली डिजर्विंग एस्पिरेंट हो लेकिन आपसे छोटी सी भी कोई मिस्टेक हो गई है ना, तो वो मिस्टेक आपके लिए बहुत ही घातक साबित हो सकती है। तो आज हम देखेंगे कि ये किस टाइप की मिस्टेक्स हम लोग करते हैं। 98% लोग यही मिस्टेक करते हैं और यही उनका फेलियर का कारण बनता है और हम लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। ओके, तो देखो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी स्ट्रेटजी, ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं कि आपके पास में अब बेशक चाहे 10 नहीं 5 दिन भी बचे हैं ना, तो भी आप बड़े आसानी से ये एफकैट के एग्जाम को 200+ मार्क्स के साथ में इजीली क्लियर कर सकते हैं। ओके, आप सभी पॉइंट्स को समझना। देखो मैं आपको सीधे सीधे पॉइंट्स बताऊंगा, सीधे सीधे टॉपिक्स बताऊंगा जहां जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राइट, हम जो ऐसे ही दूसरों को सुन के और देख के भेड़चाल में चलते हैं ना, वो हमारी देखो बहुत बड़ी मिस्टेक्स होती हैं। आपको मैं मिस्टेक्स बताऊंगा भी हम लोग क्या क्या मिस्टेक करते हैं, आपको समझ आएगा वो सारी चीजें। राइट, देखो मैंने ओनली 17 डेज में प्रिपरेशन करके इस एग्जाम में 248 स्कोर किया था। ओके, वो क्या था, वो एक प्लानिंग के साथ में था। इतने कम टाइम में इतना अच्छा स्कोर। राइट, देखो जब आप विदाउट प्लानिंग तैयारी करते हो ना, तो आप चाहे 2 महीने 3 महीने तक रेगुलर कितना भी हार्ड वर्क कर लो, कोई गारंटी नहीं है आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आजकल सिलेबस इतना वास्ट हो गया है, कुछ पता नहीं है कहां से कैसे पूछा जाएगा। राइट, लेकिन यदि आप थोड़े स्मार्टनेस के साथ में दिमाग लगा के पहले थोड़ा सा सोचते हो, कोई भी काम करने से पहले सोच लो पहले उसके बारे में कि हमको करना क्या है, कैसे करना है। राइट, यदि आप ऐसे करते हो तो फिर आप आसानी से बहुत ही कम मेहनत करके उस चीज पर विक्ट्री हासिल कर सकते हो। राइट, तो मैं आपको वही तरीके बताने जा रहा हूं अभी। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले देखो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराऊंगा जिनसे कि सेट पैटर्न के क्वेश्चंस आएंगे, और मैथ और रीजनिंग मैंने करा दिया ऑलरेडी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमको तैयारी कैसे करनी चाहिए। देखो सबसे पहले हम ब्लंडर मिस्टेक्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो हम मिस्टेक्स करते हैं। देखो जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, हम 1 महीने 2 महीने पहले से लगे हुए रहते हैं, बुक हमारे सामने खुल के रखी हुई होती है, हमारे हाथ में मोबाइल होता है, हमारा व्हाट्सएप भी चल रहा होता है, इंस्टाग्राम भी चल रहा होता है, टेलीग्राम भी चल रहा होता है, फेसबुक भी होता है, सब काम हमारे चल रहे होते हैं और किताब वहाँ पे बेचारी हमारा इंतजार करती हुई रहती है, वो खुल के वहाँ पे बैठी हुई होती है। राइट, हमको लगता रहता है कि भाई हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। ओके, यही सिलसिला चलता रहता है और जैसे ही एग्जाम नज़दीक आता है, उल्टी गिनती शुरू होती है, तब हमको दिखता है कि अभी हमारा ये भी रह रहा है, अब ये भी रह रहा है, अब ये भी रह रहा है, अब इसको भी करो, अब इसको भी करो, अब इसको भी करो। राइट, और जब इस तरीके की सिचुएशन बनती है उस टाइम पे फिर टाइम इतना बचता नहीं है, सिलेबस बहुत कुछ बचा हुआ होता है और वो हमारे कंट्रोल से बाहर दिखता है, तो हम फिर वहाँ पर नर्वस और होपलेस होना शुरू हो जाते हैं और जो हमारा मोरल और कॉन्फिडेंस होता है वो पीक से डाउन होके बॉटम पे आ जाता है। ओके, और फिर जो एक डिजर्विंग कैंडिडेट होता है ना, उसका भी फिर सुपड़ा साफ हो जाता है, उसके भी चांसेस खत्म हो जाते हैं। ओके, देखो सबसे पहली बड़ी मिस्टेक हमारी क्या है, वो है जब हम ये सिलेबस को कंप्लीट करने के चक्कर में जो भागते हैं ना, रैट रेस करते हैं, सबको देखा देखी कि भाई ये भी बच रहा है, ये भी बच रहा है। राइट, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास में माना 5 दिन है और आपका सिलेबस बच रहा है बहुत कुछ, अब आप ये पूरे सिलेबस को तैयार कर सकते हो क्या? बताओ, यदि आप इसको इतने दिन में नहीं कर पाए तो 5 दिन में कैसे कर लोगे? ये कोई कंप्यूटर थोड़ी है। देखो कंप्यूटर में भी 5 दिन में सब चीजें आप टाइप करके उसमें रखोगे भी, प्रिंट भी करोगे, तो भी वो बहुत डिफिकल्ट काम है। आप अपने दिमाग में कैसे कर लोगे किसी भी चीज को? देखो जैसे बिस्किट को हमको बेक करना होता है, पकाना होता है, तो उसको धीरे धीरे आंच पे पकाना होता है, थोड़ा टाइम लगता है उसको, तब जाके पकता है। वो ऐसे नहीं कि बहुत हाई टेम्परेचर में हमने उसको डाल दिया और वो पक के सेट हो गया, नहीं होगा। बताओ वो पकेगा क्या? नहीं पकेगा, पकने में टाइम लगता है। तो चीज़ों को धीरे धीरे सीखा जाता है। अब ऐसे में देखो आपको थोड़े समझदारी से काम लेने की जरूरत है। राइट, देखो माना ये आपका सिलेबस है, ये टोटल सिलेबस है, यदि हम इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो फॉर एग्जांपल आपने इतना सिलेबस कवर कर लिया है। राइट, देखो ये इतना वाला जो है, ये वाला सिलेबस, और ये जो सिलेबस है ये आपका छूटा हुआ है। ओके, तो देखो हमको जो चिंता सताती है ना, हमको वो ये वाले सिलेबस की चिंता नहीं सताती है जो हमने तैयार कर लिया, हमको इसकी चिंता सताती है। राइट, ये चाहे जो बाकी का जो सिलेबस है जो हमने पढ़ा भी है वो चाहे हमको याद रहे या ना रहे, लेकिन हमको जो पीएचडी करनी है वो इसमें करनी है। ठीक है, अब यार एक बात बताओ, यदि आप इस सिलेबस को करके जाओगे तो कौन सा आपको भारत रत्न मिल जाएगा? बता दो जरा। किसने बोला है कि आपको 100 में से 100 क्वेश्चंस करने? किसने बोला 300 में से 300 नंबर लेके आने? बताओ, जिसके 180 नंबर आएंगे क्या उसका सिलेक्शन नहीं होगा? जस्ट कट ऑफ क्लियर करने वाला ऑफिसर बनता है और 250 नंबर लाने वाला स्क्रीन आउट होकर आ जाता है पहले दिन।
तो देखो सबसे पहले तो आपको ये बात समझने की जरूरत है, अब जो टाइम है ना वो आपका ये पूरा सिलेबस कवर करने का टाइम नहीं है। ये जितना जो सिलेबस आपने पढ़ा है, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जिसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, जिसमें कम टाइम लगता है, आप उसको तैयार करिए, उसको रिवाइज करिए, ठीक है। इंस्टीड गोइंग फॉर न्यू टॉपिक्स, उसके बजाय आप इन टॉपिक्स को पहले तैयार करो जो आपने पढ़ लिए हैं, ओके। एक तो सबसे बड़ी गलती हमारी ये है। दूसरी हमारी देखो सबसे बड़ी गलती क्या है, डिफिकल्ट टॉपिक्स। जो डिफिकल्ट टॉपिक होगा, देखो डिफिकल्ट टॉपिक ना फोबिया क्रिएट करके रखता है। जैसे कि मैथमेटिक्स में हो गए ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, इसका जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, कैलकुलेटिव होता है। तो हमको मैथमेटिक्स के बाकी टॉपिक्स की चिंता नहीं रहती है, हमको बस उस टॉपिक की चिंता रहती है जो डिफिकल्ट है। अरे भाई किसने बोला यार तुम वो डिफिकल्ट टॉपिक करके जाओ, छोड़ दो ना आप उसको। देखो आपको 225 नंबर भी लाने हो ना तो भी आपको ओनली 75% पेपर करने की जरूरत है, राइट। 75 में माना आप 80% तैयारी करके जाओ अच्छे से, 20% में वो छोड़ भी दो आप, और उसमें से माना आपने 70 क्वेश्चन भी कर दिए तो 73 या 210 बन रहे हैं। बताओ 210 कोई बेकार स्कोर है क्या? बहुत अच्छा स्कोर है, आप मेरिट में बहुत अच्छे से टक्कर दे दोगे इससे। आपको ये बातें समझने की जरूरत है। अभी देखो मैं देख रहा हूं कि लोग मैथमेटिक्स में लगे हुए हैं, जिनकी मैथ कमजोर है ना तो उनके अंदर मैथ का फोबिया होगा, डेफिनेटली फोबिया होगा। अब वो बाकी चीजों को नहीं पढ़ रहे हैं, अब बस वो मैथमेटिक्स में पीएचडी करने में लगे हुए हैं। अब के भाई ये वाला क्वेश्चन, और वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को पकड़ रहे हैं, ये भी नहीं कि भाई चलो आसान आसान टॉपिक्स को कर ले, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट। अरे बेटा यार तुम्हें ये सोचने की जरूरत है, जिस चीज को तुम पिछले 22-23 सालों में अपने कंट्रोल में नहीं ला सके हो, उनको तुम अभी 8-10 दिन में ले आओगे क्या? ये देखो सोचने वाली बातें हैं, आपको थोड़ा कॉमन सेंस से सोचने की जरूरत है, मैच्योरिटी होनी चाहिए। यू शुड हैव अ लिटिल बिट मैच्योरिटी, यू आर गोइंग टू बिकम एन ऑफिसर, राइट। देखो आप मैथमेटिक्स में लगे हुए हैं, मैथमेटिक्स के 18 क्वेश्चंस हैं, आप ये पूरा अभी मास्टरी क्यों कर रहे हो? आसान आसान टॉपिक्स कर लो, उसके जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उनको कर लो, उसमें से 8-10 क्वेश्चन भी हो गए 18 में से तो भी आपका वो बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी वो। ऐसे ही रीजनिंग में होता है, रीजनिंग में सारी रीजनिंग इजी है, लेकिन एक टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है जो कि होता है फिगर सीरीज कंप्लीशन। पूरी रीजनिंग की हमको चिंता नहीं होती है, हमको बस वो फिगर सीरीज की चिंता रहती है, बस वो टॉपिक होना चाहिए, बाकी कुछ हमारा तैयार हो या ना हो, वो हमारा अच्छे से तैयार होना चाहिए। बाकी चाहे हमारा उसमें कबाड़ा हो जाए, लेकिन उसमें हम पीएचडी करके जाएंगे, ठीक है। और फाइनली होता यह है कि ना तो वो वाला टॉपिक तैयार होता है जिसमें हम लगे होते हैं, और जो हमारा आसान होता है जिसमें हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ना हमारा वो तैयार होता है। और बस जब हम एग्जाम में होते हैं सब कुछ हमारे सर पे से जाता है निकल के, नीलबटे सन्नाटा होता है। बिना प्लानिंग के जब हम किसी काम के लिए जाते हैं तब ऐसा ही होता है। तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करने की जरूरत है। देखो आप ये एक सिंपल से एग्जाम को क्लियर करने की स्ट्रेटजी नहीं बना पा रहे हैं, एंड यू आर गोइंग टू बिकम एन ऑफिसर। ऑफिसर बनने के बाद में पता है कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, कितनी डिफिकल्टी होती है उसमें, ठीक है। काफ़ी स्ट्रेसफुल जॉब होती है, आपको हार्ड से हार्ड सिचुएशन में अपने फैसले लेने होते हैं, स्ट्रेटजी बनानी होती है। माना वॉर फील्ड में हो तो आप वहाँ पे स्ट्रेटजी कैसे बनाओगे? आप तो कि एग्जाम को क्लियर करने की स्ट्रेटजी नहीं बना पा रहे हो, तो वहाँ पे तुम वॉर को जीतने की स्ट्रेटजी कैसे बना लोगे? आपको ये सोचने की जरूरत है बेटा। देखो ये कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं, आपको थोड़ा बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपके अंदर उस चीज़ को जगाना चाह रहा हूँ जो गलती करते हैं। तो देखो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, एक तो सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में भागते हैं और एक डिफिकल्ट टॉपिक को लेके बैठते हैं, ठीक है। आसान आसान टॉपिक को कर लो, जो डिफिकल्ट हैं उसमें से 20% को छोड़ दो। यदि आपके पास में टाइम बच जाता है तब उस 20% को करना, पहले जो 80% है उसको अच्छे से करो। 80% में से यदि आपने उसका 70 भी कर दिया तो भी आपके 250-210 के आसपास में नंबर आ जाएंगे, ओके। और देखो जब हमारी ऐसे हालत आती है ना, जब हमको आउट ऑफ कंट्रोल लगता है मामला, तब फिर हमारा मोरल और कॉन्फिडेंस बेटा सब एकदम नीचे आ जाता है। जैसे देखो आपने ब्लर खेला होगा ना, कार वाला जो गेम होता है कंप्यूटर में, मोबाइल में हम खेलते हैं, वो कितनी अच्छी कार होती है, करोड़ों की कार होती है, बहुत ही महंगी कार होती है, लेकिन जब उसमें फ्यूल नहीं होता है, उसमें नाइट्रो नहीं होता है, तो बताओ वो कार चलेगी क्या? नहीं चलेगी। तो देखो आप डिजर्विंग कैंडिडेट होने के बावजूद भी आपका मोरल और कॉन्फिडेंस यदि नहीं होगा, वो डाउन हो गया है इन सभी सिचुएशंस की वजह से, तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, राइट। और देखो यदि आप एक एवरेज बच्चे भी हो ना, लेकिन आपने थोड़ा समझदारी से काम ले लिया है, ठंडे दिमाग से, तो आप इसमें बैंग बैंग करके आओगे इस एग्जाम में। देखो बेटा यदि एफकेट का पेपर भी नहीं क्लियर कर पा रहे हो ना, तो फिर आपके लिए बहुत ही एम्बेरेसिंग थिंग है ये, क्योंकि डिफेंस फोर्सेज का सबसे आसान पेपर है ये, ओके। अभी देखो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। आपको सबसे पहले देखो क्या सोचना चाहिए, यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। आप इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं, आपसे बेस्ट कोई नहीं है आपके लिए, आप सबसे एक महान आदमी है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आदमी है। आपको ये सोचना चाहिए, कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आप वो काम कर सकते हो जो बाकी के लोग नहीं कर सकते, राइट। देखो मैं आपको अपना एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ।
जो मेरे साथ के लोग होते थे, आई वॉज फ्रॉम ए हिंदी मीडियम बैकग्राउंड एंड आई बिलोंग टू ए फार्मर फैमिली, राइट। सो माई एजुकेशनल बैकग्राउंड वॉज नॉट सो गुड, ओके। और जो मेरे फ्रेंड्स थे, जो मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स थे जिन्होंने एफकेट दिया उसके बाद में, दे वर फ्रॉम वेरी गुड एजुकेशनल बैकग्राउंड, ओके। और देखो मुझे इंग्लिश में दिक्कत आती थी बिकॉज आई वॉज नॉट सो गुड एट इंग्लिश, एंड सेकंड थिंग आई वॉज फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, सो आई वॉज नॉट सो गुड एट हिस्ट्री, ज्योग्राफी एटसेट्रा, क्योंकि ये हमारे सब्जेक्ट नहीं होते थे। तो लोगों ने मुझ पर क्या तंज कसा कि यार तू क्या एग्जाम क्लियर करेगा, एंड यू विल नॉट बिलीव दैट आई स्कोर 248 आउट ऑफ 300 इन जस्ट 17 डेज, ठीक है। तो ये है, आई नेवर अंडर एस्टिमेटेड माई सेल्फ। कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अपने अंदर ये अपनी सेल्फ एस्टीम जगाओ, ये कॉन्फिडेंस लेकर आओ, ठीक है। थोड़ा समझदारी से काम लो, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, राइट। तो देखो इस तरीके से ये एटीट्यूड होना चाहिए आपका। अब चलो देखते हैं क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आएंगे। देखो 4 सेक्शंस हैं, आपको पता है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके। मैथमेटिक्स में ओनली 18 क्वेश्चंस आएंगे और इसी में पब्लिक लगी पड़ी है, और इसमें भी देखो ओनली 2-3 क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होते हैं जो फोबिया क्रिएट करते हैं, हमको बस उसी का फोबिया है। रीजनिंग में देखो 32 क्वेश्चन हैं, आप इसको तैयार क्यों नहीं करते हो, ये है सारा एकदम ईजी पोर्शन। 50% से ज़्यादा मार्क्स तो आपके कट ऑफ क्लियर करने में ये लेवल आएगा, ओनली रीजनिंग आपको इतने स्कोर दिलवा देगा। इंग्लिश और जीके बचे हुए हैं। अब देखो इंग्लिश में एक टॉपिक होता है डिफिकल्ट, जो कि होता है सिनोनियम्स और एंटोनियम्स। बाकी की इंग्लिश की हमको परवाह नहीं होती है, हमको कंप्रहेंशन की परवाह नहीं होती है, लेकिन हमको सिनोनियम्स और एंटोनियम्स की परवाह होती है। तो बताओ ये बेवकूफ़ी है या नहीं। एंटोनियम्स का एक ऐसा सिलेबस है भैया, वो अपने आप में एक समुद्र है, आप कितना ही पढ़ के चले जाओ तो भी कोई गारंटी नहीं है कि वही आएगा जो आप पढ़ के गए हो, राइट। कंप्रहेंशन एक ऐसी चीज़ है, आपने 5 कंप्रहेंशन भी सोल्व कर दिए तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप ये सीख जाओगे किस तरीके से हमको आंसर फाइंड आउट करना है। 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 गुणा 3 15 नंबर आएंगे उससे। तो इन सब चीज़ों को समझने की जरूरत है। मैथमेटिक्स है, देखो मैथमेटिक्स में 18 क्वेश्चन हैं, आप पूरा इसमें हाई लेवल पर मत जाओ, बेसिक तक कर लो और मीडियम लेवल तक कर लो, तो कम से कम आप 10 क्वेश्चन तो कर लोगे, 10 क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। और देखो जिनको मैथमेटिक्स का फोबिया है ना, जिनको मैथमेटिक्स की दिक्कत है, तो मैंने मैथमेटिक्स और रीजनिंग इन दोनों को बहुत ही शिद्दत से कवर करवाया है इस बार। इनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कवर करवाया है, क्योंकि आपका मैथमेटिक्स का जो दुख दर्द है उसको समझते हुए इस बार मैंने बाकी की चीज़ों पर इतना ध्यान नहीं दिया है, जैसे कि जीके एटसेट्रा, मैंने मैथमेटिक्स पर ज़्यादा ध्यान दिया है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से मैंने ये सारे टॉपिक्स कराए हैं। 8-9 क्लासेस हैं आपके एफकेट के सिलेबस में, ओनली 8 टॉपिक्स हैं, सभी टॉपिक्स की अलग अलग सेपरेट क्लास है। उसमें जितने भी पॉसिबल टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी हमने कवर करे हैं। उन क्वेश्चंस को आप जरूर करके जाना, इधर उधर आप किताबों में मत भटको, उन क्वेश्चंस को करो। उन क्वेश्चंस को लगाने के बाद में आपके 85% क्वेश्चन बन जाएंगे मैथमेटिक्स के एग्जाम में। आप ये ट्रस्ट करो मेरे ऊपर, ये मेरी गारंटी है, राइट। मैथमेटिक्स में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो क्लासेस आप जरूर देख लो, और जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उनको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, राइट। रीजनिंग में भी देखो इसी तरीके से कराया है, और ये दोनों ही अब क्लोजिंग के कगार पर हैं। मैथमेटिक्स का एक टॉपिक बचा है बस, प्रॉफिट एंड लॉस, उसको मैं अभी 1-2 दिन में करा दूंगा, और रीजनिंग भी आपकी ऑलमोस्ट कवर हो चुकी है, बस 1-2 टॉपिक्स बचे हैं, उसको भी मैं करा दूंगा, राइट। इन सभी की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया मैंने, जिससे कि आपको सर्च करने में दिक्कत ना हो, ओके। तो इनको जरूर देख लेना यदि किसी की मतलब थोड़ी अटकी पड़ी है मैथमेटिक्स और रीजनिंग में। सबसे पहले आप देखो इनको कर लो, और डिफिकल्ट पोर्शन को मत करना, जहां पे आपको दिक्कत आ रही है उसमें मत उलझना, उसके साथ में पंगे मत लेना। डोंट फील ईगो कि भाई हमसे ये नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, देखो छोड़ने का भी कॉन्फिडेंस रखो। इंग्लिश में देखो किस तरीके से करना है, आपको ये सिनोनियम्स और एंटोनियम्स को सबसे बाद में करना चाहिए। यदि आपके तैयार हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, लेकिन किसी की यदि वीकनेस है तो आपको इनको बाद में करना चाहिए। कंप्रहेंशन करो, इडियम्स फ्रेजेस करो, इनको पढ़ने में भी मजा आता है। आप ये 200 300 400 500 भी कर लो तो भी बहुत है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करो, ग्रामर के रूल्स होते हैं वो पढ़ो, हम देखो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं उस चीज़ को, तो उसको पढ़ो। उसको तैयार करने में कितना टाइम लगेगा आपको, बहुत कम टाइम लगेगा। उससे देखो स्पोर्टिंग एरर्स में भी आपको मदद मिलेगी, और सेंटेंस कंप्लीशन में आपको मदद मिलेगी, राइट। तो इस तरीके से कुछ सेक्शन हमने इंग्लिश में छोड़ भी दिया तो क्या दिक्कत है, ठीक है। लेकिन जो हम कर रहे हैं उसको ढंग से करो, उसको रिवाइज करना। ऐसे ही देखो जीके का तो मैं अभी आपको बताऊंगा सीधे सीधे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे, इसके बारे में घबराने की जरूरत नहीं है, राइट। तो चलो देख लेते हैं, पहले जीके को ही देख लेते हैं। देखो ये है जीके के टॉपिक्स की लिस्ट जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। देखो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आएंगे। स्पोर्ट्स से आएंगे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस। स्पोर्ट्स में स्टैटिक जीके, ये जो कप्स एंड ट्रॉफीज होती हैं, जो करंट में भी चल रहा है, ओलंपिक गेम्स हुआ है, T20 वर्ल्ड कप हुआ है, और जो भी ये हमारे स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट्स होते हैं, इनके वेन्यूज़ वगैरह क्या है, ये सारी चीज़ें, स्पोर्ट्स की टर्म्स, ये सारी चीज़ें, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। डिफेंस से देखो, डिफेंस से भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिफेंस की करंट अफेयर्स की सीरीज़ में कवर करवा रहा हूँ, पिछले 5-6 महीने के मैं
आपको करा दूंगा अगले 4-5 दिन में एग्जाम से पहले पहले। स्पोर्ट्स का भी मैं तैयार कर रहा हूँ, कंटेंट तैयार कर रहा हूँ और ये बहुत जल्दी आपको अवेलेबल हो जाएंगे वीडियोज़, राइट। अवार्ड्स एंड ऑनर में देखो ये जितने भी अवार्ड्स हैं, पद्मा अवार्ड्स, नेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स, और ये आपके दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स, ग्रैमी अवार्ड्स, ऑस्कर अवार्ड्स, और ये मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स एटसेट्रा, ये जितने भी अवार्ड्स हैं इनको आप अच्छे से तैयार कर लो, सबकी लिस्ट बना लो। और ये 15-15 मिनट के टॉपिक हैं, इनको हार्डली 15 से 20 मिनट लगेंगे एक एक टॉपिक को तैयार करने में। बुक्स एंड ऑथर्स, देखो बुक्स एंड ऑथर्स एक क्वेश्चन आता है ओल्ड एरा की बुक्स थे और एक आता है जो न्यू एरा की जो बुक्स अभी आजकल जो चल रही हैं, ठीक है। और देखो इंडेक्स में जो कंट्री की रैंकिंग है, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है, ये चीज़। डेज, जैसे कि बोल रहे कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, तो ये देखो वो टॉपिक्स हैं जहां से सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं एफकेट में। एप्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने या गवर्नमेंट ने कौन से ऐप लॉन्च किए हैं, स्कीम कौन सी स्कीम अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, ये क्वेश्चंस। अपॉइंटमेंट्स मतलब बोल देगा कि किसी स्टेट का भी नया गवर्नर कौन बना है, फॉर एग्जांपल लद्दाख का कौन बना है, ओके। या बोल देगा कि यूनाइटेड नेशंस में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है, तो ये क्या है, अपॉइंटमेंट से है। पासिस, जैसे कि नाथुला किस स्टेट में आता है, किंदो कंट्रीज या स्टेट्स को जोड़ता है। ट्राइब्स, कौन सी ट्राइब कौन से स्टेट से है, ठीक है। डांस, कौन सा डांस, जैसे कि कोई भी जैसे भांगड़ा हो गया कि भाई कौन से स्टेट से है। फेस्टिवल, जैसे कि जलीकट्टू हो गया तमिलनाडु से है। और ये जो टेम्पल्स होते हैं, कौन सा टेम्पल कहाँ पर है, फॉर एग्जांपल कामाख्या देवी टेम्पल कहाँ पर है। फर्स्ट, देखो हु इज़ हु, फर्स्ट में बोल देगा कि टेस्ट क्रिकेट में पहली हैट्रिक किसने ली थी, या टेस्ट क्रिकेट का पहला मैच कहाँ पे खेला गया था, पहला वर्ल्ड कप कहाँ पे खेला गया था, किसने जीता था। और हेड क्वार्टर्स, फॉर एग्जांपल यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ पर है। कैपिटल से क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ लेगा नॉर्वे की कैपिटल क्या है, पूछ लेगा फिलीपींस की करेंसी क्या है। ज्योग्राफी में देखो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपके नेशनल पार्क्स, ये जो आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्क्स हैं, और जो आपके रिवर्स एंड डैम्स हैं, और आपकी लेक्स हैं, और ये पहाड़ियाँ हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको आप तैयार कर लेना। ज्योग्राफी में ऐसे पूछे जाते हैं। हिस्ट्री में देखो कैसे पूछे जाएंगे, ये जो आपके जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, इससे जो ये देखो छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनसे क्वेश्चन आएगा। और पूछेगा कि भी कौन सी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, उसका लास्ट रूलर कौन था, ओके। और कौन से गवर्नर जनरल के टाइम पर या कौन से वायसराय के टाइम पर कौन सी घटना हुई थी, चोरी चोरा कांड किसके टाइम पर हुआ था, रोलैक एक्ट किसके टाइम पे पास हुआ था। ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इनको तैयार करो। पॉलिटी में देखो कैसे पूछे जाएंगे, आर्टिकल से रिलेटेड पूछे जाएंगे। पूछ लेगा कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो फ्रीडम दी हुई है हमको, जो ये राइट मिला हुआ है, कौन से आर्टिकल में है, राइट। कौन से आर्टिकल को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो ये चीज़ें आप तैयार करो, ठीक है। ये कुछ सेट पैटर्न के क्वेश्चन है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एफकेट में। साइंस में देखो वाइटामिन वगैरह तैयार करो। साइंस में ज़्यादा डीप में मत जाना यार, देखो साइंस भी बहुत बड़ी है। साइंस में केमिस्ट्री अलग है, फिजिक्स अलग है, और फिर बायोलॉजी अलग है, राइट। तो फिजिक्स में तो थोड़ा बहुत समझ भी आ जाता है, डेली लाइफ से रिलेटेड है जो हमको दिखता है, लेकिन ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री में समझना फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ओके। इकोनॉमिक्स से देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक क्वेश्चन आएगा तो इससे ज़्यादा नहीं आएगा। और अदर्स में कुछ ऐसे मिसक्लेनियस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, करंट के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, ओके। तो देखो ये सभी वो टॉपिक्स हैं जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये सारे टॉपिक्स आधे घंटे के टॉपिक्स हैं। अब आप ये इधर उधर भागने की बजाय इन टॉपिक्स की लिस्ट बना लो, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो और गूगल से सर्च करो, विकिपीडिया की मदद लो। विकिपीडिया पे जाना, इधर उधर मत करना, क्योंकि जो कंटेंट होता है जो इधर उधर वाले जो बना के डालते हैं इंटरनेट पे, दिस इज़ नॉट ऑथेंटिक। वो कि जरूरी नहीं है सही है, वो बहुत गलती होती है, मैंने देखा है उनमें काफ़ी गलतियाँ होती हैं, ठीक है। और इसी वजह से मैं पीडीएफ वगैरह शेयर भी नहीं करता हूँ किसी के साथ में, क्योंकि जो एक बार गलती हो जाती है तो फिर वो वही स्प्रेड होती हुई चली जाती है, बच्चे फिर उसी को बेस बना लेते हैं। तो देखो इस तरीके से आप तैयारी करो। और देखो इसमें से कुछ टॉपिक्स मैंने करवा दिए हैं, कुछ पर मैं अभी काम कर रहा हूँ और कुछ को मैं आगे आने वाली क्लासेस में करूँगा। लेकिन देखो एक बात बता दूँ मैं आपको कि यूट्यूब पर ये सारे टॉपिक्स कवर कराना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि एक वीडियो यदि कोई 10 मिनट की वीडियो है ना, उसको बनाने में 4-5 घंटे लगते हैं। पहले उसका कंटेंट तैयार किया जाता है, फिर उसकी पीपीटी बनाई जाती है, फिर रिकॉर्डिंग की जाती है, फिर एडिटिंग की जाती है, फिर थंबनेल बनाओ, फिर अपलोड करो। ये बहुत लंबा प्रोसेस है। अब ये सभी टॉपिक्स पर यदि इस तरीके से वीडियो बनाई जाए तो बेटा ये बहुत टाइम लेगा। आपको मैंने ये बता दिया है कि क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, लेकिन फिर भी मैं देखो बेस्ट दूंगा। मेरी कोशिश है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। मैंने अपने ऑफिस से लीव ली है आपके एग्जाम तक के लिए 1 फरवरी से, और आपके 14-15 तारीख तक की मैंने लीव ली है अपने ऑफिस से, जस्ट बिकॉज यू पीपल, एंड आई हैव कैंसल्ड माई बर्थडे सेलिब्रेशन ऑल्सो। इट इज़ माई बर्थडे ऑन 2nd of Feb, जस्ट टू मेक यू पीपल सेलिब्रेट योर सक्सेस। क्योंकि देखो बर्थडे तो एक ही घर में बनेगा, लेकिन यदि
मेरा काम, मेरे एफर्ट्स यदि आपके काम आ जाते हैं तो हज़ारों घरों में सेलिब्रेशन होगा, ठीक है। और बर्थडे तो हर साल आ जाता है, लेकिन आपका जो सिलेक्शन होगा वो लाइफ में एक ही बार होगा ना, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो दैट्स वाई आई हैव कैंसल्ड माई बर्थडे सेलिब्रेशन। और देखो, आई फेस्ड एन एक्सीडेंट 2 days ago, so I have some serious injuries in my head, so I am making videos by having पेन किलर्स एंड एनर्जी बूस्टर्स एंड डॉक्टर्स की एडवाइस ये है कि नॉट टू स्पीक मच बिकॉज इट विल क्रिएट प्रॉब्लम इन माई हेड। सो आई एम इग्नोरिंग ऑल द थिंग्स बट डिस्पाइट दैट आई एम वर्किंग फॉर यू, ठीक है। मैं पेन किलर और एनर्जी बूस्टर्स लेके ये वीडियोज़ बना रहा हूँ जिससे कि आपको एनर्जी का लेवल कम ना लगे और आपका मोरल डाउन ना हो, ठीक है। और देखो, बहुत ही कम टाइम मुझे मिल पा रहा है, मैं रात दिन एक करके आपके लिए कंटेंट बना रहा हूँ। जिस टाइम पर आपकी गुड मॉर्निंग होती है उस टाइम पर मेरी गुड नाइट होती है। आई गो टू स्लीप एट अराउंड 5:30 AM 6 AM, पूरी रात मेरी कंटेंट बनाने में जाती है, ओके। देखो, जब मैं आपके लिए इतना सेक्रीफाई कर रहा हूँ तो आप अपने लिए इतना सेक्रीफाई क्यों नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसका आपने 10% भी कर लिया तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। एफकेट का एग्जाम इतना कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखो, टीचर को क्या चाहिए होता है एक स्टूडेंट से कि जब उसको सक्सेस मिलती है, जब वो पास होता है तो उसका जो फ़ोन आता है ना, जो उसका मैसेज आता है कि सर आई हैव गॉट सक्सेस, उसके बाद में जो हैप्पीनेस मिलती है एक टीचर को, बस वही चाहिए होती है टीचर को, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए होता है। आई एम नॉट आस्किंग फॉर मनी फ्रॉम यू पीपल, यू नो इट वेरी वेल, वट एवर आई एम प्रोवाइडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके पीछे कितनी मेहनत लगती है उसका शायद आप में से किसी को अंदाज़ा नहीं है। जो मैंने अभी बताया है कैसी मेरी डेली लाइफ है उससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा। और देखो, आई एम गोइंग टू गिव माई बेस्ट इन योर प्रिपरेशन, तो आप भी अपना बेस्ट दो और ये खबर मिलनी चाहिए कि यस आई हैव गॉट सक्सेस, आई पास द एग्जामिनेशन, राइट। तो इस तरीके से देखो, तैयारी करते जाओ, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड यू कैन डू एनीथिंग विच कैन नॉट बी डन बाई रेस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है। देखो, शक्ल पे किसी के भी नहीं लिखा होता कि भाई ये कर सकता है या नहीं कर सकता है। देखो, जिस पर जमाना हंसता है वही इतिहास रचता है, ठीक है। इस बात को आप अपने दिमाग में रखना, ऑलराइट। तो अच्छे से तैयारी करो एंड आई एम विद यू पीपल इन योर प्रिपरेशन, आई एम गिविंग माई बेस्ट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिटन एग्जामिनेशन एंड देन फॉर SSB इंटरव्यू, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय फॉर नाउ।